नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय में जो चैप्टर है बायोलॉजी जैव प्रक्रम उसका अध्ययन करेंगे। हम सजीव तथा अजैव हम जैव तथा अजैव, जैव माने जिसमें जीवन है जैसे सजीव, अजैव माने जिसमें जीवन नहीं है यानी निर्जीव, में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव हैं। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखेंगे और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी हो सकती हैं, ये गतियाँ वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी निर्जीव सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। ठीक, वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती। तो प्रश्न पूछेगा यूपी पीसीएस में कि किस सूक्ष्म जीव के अंदर में आणविक गति नहीं होती, तो विषाणु के अंदर में आणविक गति नहीं होती। अतः इसी कारण कहाँ गया अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या नहीं। यानी किस सूक्ष्मजीव के बारे में ये विवाद है कि वे सजीव हैं या नहीं, तो वो है विषाणु। सही उत्तर है विषाणु। प्रश्न पूछे कि कौन सा ऐसा सूक्ष्मजीव है जो सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी का काम करता है, तो विषाणु। विषाणु ऐसा सूक्ष्मजीव है जिसमें आणविक गति नहीं होता है जब तक कि वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक हैं? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती हैं। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? आइए खोजते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों उस समय भी यह अनुरक्षण काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यानी ऊर्जा के लिए भोजन को शरीर के अंदर में लेना पोषण कहलाता है। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। फिर से
यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जैव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी हैं। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। क्या? उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। ठीक, अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोतों से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। उपचयन अपचयन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। फिर से जीव शरीर के बाहरी स्रोतों से ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि उपचयन अपचयन की जो अभिक्रियाएं हैं उसको पूरा किया जा सके, ताकि भोजन का विखंडन किया जा सके, जिससे कोशिकाओं तक ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। एक कोश के जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में ये सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकते हैं। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। वहन तंत्र, तो भोजन एवं ऑक्सीजन, दो चीज़ें, भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वहन तंत्र के, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो चीज़ों का वहन करता है, भोजन, ऑक्सीजन। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं। फिर से, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, जैसे जो हम भोजन करते हैं तो उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और श्वसन के लिए यानी भोजन के विघटन के लिए जो हम भोजन कर लिए, जो कार्बनिक पदार्थ ले लिए, उसके विघटन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो दोनों का उपयोग जब होगा
तो उसे ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद कुछ ऐसे उप उत्पाद बनेंगे जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो ऑक्सीजन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। सबसे पहले पोषण क्या होता है। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति की अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये स्टेटमेंट यूपीएससी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। फिर से, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु आते हैं। यानी कुछ जीवाणु भी स्वपोषी होते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। तो ये भी एक बार आ चुका है पीसीएस में, यूपीएससी में। एंजाइम क्या है। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जो विषमपोषी उत्तरजीविता है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर, यानी जो पौधे हैं उन पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। ठीक, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ क्या हैं जो बाहर से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में, यानी जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बन और ऊर्जा की लेते हैं। और कैसे। बाहर से ले लिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से इस पदार्थ को चेंज करते हैं। किसमें। कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। मंड यानी स्टार्च। तो कुल मिलाकर के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है।
यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा रक्षित आंतरिक ऊर्जा मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं किया गया वह मंड के रूप में पादप के शरीर में संचित हो जाता है। वही कह रहा है यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है बाद में। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। ग्लाइकोजन, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन यानी मानव के शरीर में खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारा शरीर संचित कर लेता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कौन सी? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो क्लोरोफिल क्या करती हैं? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा लिया गया, फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया गया और जल जो लिया गया जाइलम प्रोसेस के थ्रू जड़ के माध्यम से उस जल अणु को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन किया गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन हो गया, जल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में अपघटन हो गया और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण हो गया। ठीक है, यह आवश्यक नहीं कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे माने जो मरुस्थल में पौधे होते हैं उनको मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। ठीक, क्योंकि क्लोरोफिल का काम क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो जब सूर्य का प्रकाश जब दिन का समय होगा तो ही क्लोरोफिल सक्रिय होगा। मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। क्लोरोफिल जो है ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। कब? दिन में। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, इनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक, तो क्लोरोफिल पाया जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। कुछ कोशिकाओं में, पत्ती के कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं। हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करके इसको दर्शाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है। क्रियाकलाप यहाँ लिखा हुआ है। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? रंध्र जो होता है, रंध्र, पत्ती के अंदर रंध्र, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। रंध्र क्या है? पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान कहाँ से होता है? जो छिद्र हैं, पत्ती में छोटे छिद्र हैं, सरंध्र हैं, उनसे होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़, पत्तियों की सतह से भी होता है।
इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। फिर से यहाँ देखें कि गैसों का आदान प्रदान जो है वो तना, जड़, पत्ती की सतह से भी होता है। तो जड़, तना, पत्ती तीनों जो हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी श्वसन में तना, जड़, पत्ती तीनों भूमिका निभाते हैं। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी हमें अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। फिर से स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी से और कौन कौन से पदार्थ लिए जाते हैं पौधों द्वारा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। विषमपोषी पोषण। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। विषमपोषी लक्षण बता रहा है। विषमपोषी पोषण। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल जैसे कि घास है या गतिशील जैसे कि हिरण है, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। ठीक, कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। फफूंदी, यीस्ट, मशरूम, ये पहली बात तो क्या है? कवक है। और ये कैसे करते हैं अपना भोजन पोषण कैसे करते हैं? कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। तो कुछ जीव हैं जो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं, उसके बाद उसका अवशोषण करते हैं, जैसे कि फफूंद, यीस्ट, मशरूम जैसे कवक। और अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है।
जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उनके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंदर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधों तथा जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषण युक्ति अमरबेल, किलकी, जूं, लीज और फीता कृमि सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। ये कथन कारण में आ सकता है। क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। कथन में आ जाए कि विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भिन्न है, कारण में आ जाए भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है। तो दोनों बातें सही हैं, व्याख्या भी सही है। क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग होने के कारण ही विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भिन्न भिन्न होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है ना, जैसे यहाँ पे तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामेशियम भी एक कोश के जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाभ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। मनुष्य में पोषण। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। ठीक, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करेंगे। ये देखिए अलग अलग पार्ट हैं बॉडी के। जिह्वा, मुख यानी मुख गुहा, ये ग्रसिका, फिर खाना आया कहाँ, आमाशय में, फिर जाएगा छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत में, फिर जाएगा बड़ी आंत यानी कि बृहदांत्र में, कोलॉन। यहाँ पे डायफ्राम है जो आमाशय और पित्त के ऊपर होता है डायफ्राम। पित्ताशय, पित्त का भंडार, पित्ताशय क्या है, जहाँ पित्त का भंडारण होता है, और यहाँ पे पित्त नली है। फिर नीचे यकृत है। आमाशय के नीचे अग्नाशय होता है, तो आमाशय के नीचे अग्नाशय होता है। ठीक है, फिर लास्ट में नीचे क्या है, परिशेषिका। ये परिशेषिका और एक गुदा द्वार, गुदा द्वार। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है। लाला नहीं, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लार रस या लाला रस कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है
तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज कहते हैं या एमाइलेज कहते हैं। जो लार में एंजाइम होता है उसे कहते हैं लार एमाइलेज। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। तो जो लार एमाइलेज है, इसको टाइलिन नाम का एंजाइम कहते हैं, वो मंड का पाचन करता है और उसको सरल शर्करा में तोड़ता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। आहार नली के भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा लिया जाता है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा लिया जाता है। आमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। आमाशय यानी खाना सबसे पहले कहाँ था? आमाशय में आता है। इसको स्टोमक कहते हैं, स्टोमक। इसमें कई प्रकार के पाचक रस आते हैं जो उसको मिलाते हैं और पाचन की क्रिया करते हैं। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। तो जठर ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? आमाशय में पाए जाते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। जठर ग्रंथि पाए जाते हैं आमाशय में, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक मतलब पेप्सिन क्या है? प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है, तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, यानी प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, यानी खाना पहले मुंह में आया, मुंह में मंड का पाचन हुआ जो उसको सरल शर्करा में परिवर्तित कर दिया। फिर आहार नाल के द्वारा आमाशय में आया, वहाँ पे जठर ग्रंथि है जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नाम का एंजाइम निकला जो प्रोटीन का पाचन करता है। वो सब पाचन होने के बाद में अब खाना कहाँ आएगा? क्षुद्रांत में आएगा। आमाशय में पाचन क्रिया होने के बाद में खाना कहाँ पर आएगा? क्षुद्रांत में, यानी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संघत स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। देखो, मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी के क्षुद्रांत छोटे होते हैं। तो जो मांसाहारी हैं, बाघ की क्षुद्रांत छोटी होगी, और जो शाकाहारी है, सेलुलोज का पाचन करते हैं, उनमें क्षुद्रांत लंबी होती है। अब खाना आ गया छोटी आंत में। क्षुद्रांत छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। पीसीएस में सिंबल से पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल है क्षुद्रांत। इस कार्य के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन स्थल है छोटी आंत। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती है। यकृत से और अग्नाशय से जो हार्मोन है, एंजाइम है, वो आते हैं। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है।
यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे हर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय इसमें पढ़ चुके हैं। अग्नाशय अग्नाशयिक रस का स्रावण करता है, जिनमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। कहाँ से आता है ये? अग्नाशय से आता है। तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करते हैं लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। अब पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। यानी छोटी आंत की जो भित्ति है वो पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाते हैं। यानी भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? इसी छोटी आंत में होता है, जहाँ पे कई सारी रक्त की नलिकाएं आई होती हैं, जिससे भोजन को लेकर के शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाती हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन बृहदांत में भेज दिया जाता है। ठीक है, बिना पचा भोजन कहाँ भेज दिया जाता है? बृहदांत में, बड़ी आंत में, जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये खत्म हो गया। दंत क्षरण के बारे में क्या लिखा है? दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के शनैः शनैः मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब इनेमल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपककर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांत को ढक लेते हैं, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती। इससे पहले जीवाणु अम्ल पैदा कर देती हैं। भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। तो यह इस वीडियो का डिस्कशन। नेक्स्ट में हम श्वसन आदि के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।